आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या होती है, स्टेरेडियन क्या होता है, रेडियन क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। आज हम आपको बताएंगे कि गॉस की प्रमेय क्या है और गॉस की प्रमेय के क्या अनुप्रयोग हैं, ये इस चैप्टर में विस्तार से दिया गया है। वैद्युत फ्लक्स के बारे में जब बताया गया था आपको, तो ये बताया गया था कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण बल रेखाओं के संख्या की जो माप होती है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात किसी पृष्ठ से यदि ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। फ्लक्स हमारा 3 बातों पर निर्भर करता है। फ्लक्स जो है 3 तथ्यों पर निर्भर करता है। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, कल ये सूत्र निकाला गया था। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज़्यादा होगी, प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र क्षीण होगा तो फ्लक्स कम होगा। ई का मान ज़्यादा होने पर फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। कैपिटल ए, अगर वो क्षेत्रफल जहाँ से वह बल रेखाएं गुजर रही हैं उस पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, क्षेत्रफल कम होगा तो कम बल रेखाएं गुजरेंगी। सिंपल सी बात है। तीसरा जो है वह क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। अगर हम किसी पृष्ठ को इस प्रकार से रखें तो अधिकतम बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। इस पृष्ठ को उसी वैद्युत क्षेत्र में तिरछा कर दें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी वही रहेगी, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही रहेगा। लेकिन अगर हम इसकी दिशा को तिरछा करते जाएं ऐसे, तो क्योंकि ई और डी ए के बीच का जो कोण है वो बदलता जाएगा। कोण बदलेगा तो कास थीटा की वैल्यू बदलेगी, कास थीटा की वैल्यू बदलेगी तो जो फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स आपका है, वो परिवर्तित हो जाएगा। तो फाई ई बराबर ई ए कास थीटा से स्पष्ट है कि किसी भी पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह 3 तथ्यों पर निर्भर करता है। आज आपको बताते हैं हम गॉस की प्रमेय क्या है। वास्तव में स्थिर विद्युत्की में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस की प्रमेय है वह किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ के भीतर रखे गए आवेश के बीच संबंध को दिखाता है। फिर समझिए एक बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस की प्रमेय है वह किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ के भीतर रखे हुए आवेश Q के बीच के संबंध को दिखाता है। जैसे कोई बंद पृष्ठ है, अब वह बंद पृष्ठ काल्पनिक, एक कल्पना हमने किया है, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है। उस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं उसको? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित हुआ माना जाता है। उस गॉसियन पृष्ठ के भीतर एक आवेश Q की हम कल्पना करते हैं। अब आवेश Q हो जाएगा, इसका मतलब उस पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वह पृष्ठ चाहे जैसा भी हो, गोलाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है, घना के आकार का भी हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, शंक्वाकार हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। एक आवेश Q हमने रखा हुआ है, कहाँ पर? उस बंद पृष्ठ के भीतर। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो बल रेखाएं गुजरेंगी। अगर Q आवेश यहाँ रखा हुआ है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा हर तरफ, तो बल रेखाएं यहाँ से भी गुजरेंगी, यहाँ से गुजरेंगी, ऊपर से, नीचे से, दाहिने बाएं, हर जगह से बल रेखाएं गुजरेंगी। अब संपूर्ण जो बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी जो संख्या है उसी को तो हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, जिसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस वैद्युत फ्लक्स को अगर निकालना है तो उसके लिए गॉस की प्रमेय काम में लाई जाती है। तो गॉस ने बताया, उसका सीधा सा फार्मूला, गॉस ने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध
परिबद्ध आवेश का मतलब कि उस बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश रखा हुआ है। परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो फाई ई होता है, फाई ई आप देख रहे हैं, फाई ई जो होता है यह बंद परिपथ के बंद पृष्ठ के भीतर Q आवेश अगर रखा हुआ है तो Q का 1/ε0 गुना होगा, अर्थात Q/ε0। तो फाई ई बराबर Q/ε0, यही गॉस की प्रमेय है। और क्योंकि कल हमने बताया था आपको कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वह इंटीग्रल रूप में या समाकल रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए। वेक्टर ई डॉट डी ए जो है एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होता है। इंटीग्रेशन लगा दिया हमने तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिल गया। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का ये फार्मूला कल आप पढ़ चुके थे, और गॉस ने सीधे बता दिया कि ये फार्मूले के थ्रू अगर आप निकालेंगे तो जो फ्लक्स आएगा वो Q/ε0 आएगा। तो जब भी आपसे कहा जाए कि गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट दीजिए तो आप बताएंगे कि किसी बंद पृष्ठ, ब्रैकेट में लिख सकते हैं गॉसियन पृष्ठ, एक काल्पनिक पृष्ठ है उसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और उसका जो स्टेटमेंट है वो आप यहां लिख देंगे। अब इस गॉस की प्रमेय को, ये तो स्टेटमेंट हो गया, इसको सिद्ध करेंगे कि क्या वास्तव में गॉस ने जो बताया कि Q/ε0 होता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आवेश हमको केवल पता हो कि उस बंद पृष्ठ के भीतर क्या आवेश रखा हुआ है, यह आवेश पता हो तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। मान लीजिए यह आपको दिख रहा है एक बंद पृष्ठ है, ये एक बंद पृष्ठ है, ये वृत्ताकार मत समझिएगा या घनाकार इसको, ये एक गोला है। जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल पूरी तरह सममित गोला ही हो, ये एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के भीतर O बिंदु पर एक Q आवेश रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि बल रेखाएं जो हैं इस पृष्ठ से हर तरफ गुजरेंगी, ऊपर नीचे लेफ्ट में राइट में हर तरफ बल रेखाएं गुजरेंगी। अब इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है फाई ई, यही आपको निकालना है। गॉस ने तो बताया कि यह फ्लक्स आपका इतना होता है, लेकिन अब इतना मान कैसे आएगा वो हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहले हम इस पूरे पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे। वह सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, dA। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या आपका है, ये dA। एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया हमने dA। इस dA की जो दिशा है, dA की दिशा, dA की दिशा क्या होती है, कल आपको बताया गया था। किसी क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वह उस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। हमेशा पृष्ठ जो है चाहे जैसा भी रहेगा, उस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा ही dA की दिशा होती है। और वेक्टर E की दिशा क्या होगी, क्योंकि आवेश यहां रखा हुआ है तो जो वैद्युत बल रेखाएं आपकी है या वैद्युत क्षेत्र है वो इस तरह से त्रिज्या के रूप में बाहर निकल रहा है। तो ये आप वेक्टर ई जो देख रहे हैं, वेक्टर ई, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। यह जो है O और P क्या है, उस सूक्ष्म क्षेत्रफल का मध्य बिंदु है, को मिलाने वाली रेखा के थ्रू होता हुआ जाएगा ई। और जो आपको वेक्टर dA दिख रहा है, ठीक है, क्षेत्रफल का सदिश, और उसकी दिशा को यन कैप से दिखाया गया है, वह इस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा है। या देख रहे हैं आप इसको, ये अभिलंब की दिशा है। किस पर खींचा गया अभिलंब है, उस पृष्ठ पर, सूक्ष्म पृष्ठ पर। और यह वेक्टर ई क्या है, वेक्टर ई इस मध्य बिंदु को O बिंदु से मिलाने वाली रेखा के थ्रू होकर जाने वाली जो बल रेखा है उसकी दिशा है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। इन दोनों के बीच का जो कोण है क्या है, थीटा। यह दोनों एक भी हो सकते हैं। वेक्टर dA की दिशा और वेक्टर E की दिशा एक हो सकती है, मतलब दोनों के बीच का कोण 0 भी हो सकता है। कब, जब यह पूरी तरह से गोला होगा, एकदम स्फेरिकल होगा
तो जो डी ए की दिशा होगी वही ई की दिशा होगी, थीटा वहां पे 0 हो जाएगा। तो कास 0 का मान 1 होता है, हमेशा कास जहां थीटा पड़ेगा वहां पे उसका मान 1 हो जाया करेगा। लेकिन इन जनरल आप इसके बीच के कोण को थीटा ही तो मानेंगे। चलिए, तो आप जानते हैं इस सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है, अगर डी फाई ई से शो हो, डी फाई ई, डी फाई ई, डी फाई ई क्या है? यह एक सूक्ष्म फ्लक्स है जो कि केवल इस पृष्ठ से होकर गुजर रहा है। तो इसकी वैल्यू कल आपको बताई गई थी, डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई। वेक्टर ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। कहां पर वैद्युत क्षेत्र है? इस बिंदु पी पर, मतलब पृष्ठ पर। पृष्ठ पर कहा जाएगा तो उसका जो मध्य बिंदु है वहां पर माना जाएगा। इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। एक चीज आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। विद्युत फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। दो सदिश राशियों का ये अदिश गुणन होता है। आप जानते हैं दो सदिश राशियों का दो प्रकार गुणन होता है, एक तो अदिश गुणन होता है और एक सदिश गुणन होता है। अगर इन दोनों राशियों का अदिश गुणन करेंगे तो अदिश राशि मिलेगी, और सदिश गुणन करेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो सदिश राशि मिलेगी। तो चूंकि दो सदिश राशियों का स्केलर मल्टीपल लेने पर ही ये आता है, स्केलर गुणन करेंगे तब ये डी फाई आ रहा है, तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। चलिए, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कल इसकी चर्चा हो गई थी, कल ये सूत्र मिला था, आप इसको जानते होंगे, ई डी ए कॉस थीटा डी फाई ई। डी फाई का मतलब विद्युत फ्लक्स जो कि इस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजर रहा है। संपूर्ण पृष्ठ से क्या होगा? गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो आ जाएगा संपूर्ण फ्लक्स जो कि यहां से गुजर रहा है। डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, ये तो आप जानते होंगे। इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, इंटीग्रेशन डी टी इज इक्वल टू डी टी होता है, ये आप जानते हैं पहले से। चलिए, ई कॉस थीटा को बाहर ले लीजिए, ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा डी ए। ये बात क्लियर हो गई? यहां क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए भी ए हो जाएगा। इंटीग्रेशन डी ए का मतलब कि ऐसे ही सूक्ष्म क्षेत्रफल अगर पूरे मिला दिए जाएं जो कि पूरे पृष्ठ पर हैं, तो सबको मिला देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। चलिए, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए जरा, ई क्या है यहाँ पे? ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कहां पर तीव्रता है? पी बिंदु पर तीव्रता है। और पी बिंदु क्यू वाले आवेश से कितनी दूर पर है? माना ये दूरी हमारी क्या है? आर। ये दूरी कितनी है? आर। कहने का मतलब ओ बिंदु पर जो क्यू आवेश रखा है उस आवेश से आर दूरी पर इस लघु पृष्ठ का मध्य बिंदु स्थित है। तब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कैसे ज्ञात होगा? पहला जो चैप्टर है उसमें आपको बताया गया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। पता ही होगा आपको, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो वही यहाँ पे ओ बिंदु पर आवेश रखा हुआ है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको यहाँ पर रखना है, तो यहाँ रख दिया जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये ई की वैल्यू हो गई, ये हो गया आपका कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन डी ए जान ही रहे हैं, इसका मान क्या हो जाएगा? ए।
इंटीग्रेशन डी ए का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपका, ठीक है। इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ये संपूर्ण फ्लक्स आपका निकल रहा है और ए की वैल्यू आपको पता ही होगा क्या होता है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वही आपका ए होता है। पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आपका है कितना होता है, वो पूरे एक चीज यहां पर आपको बताया गया था, ध्यान दीजिए। एक चीज आपको यहां बताया गया था कल जब आपसे चर्चा हुई थी तो एक सूत्र आपको पता था, सूत्र, और उस सूत्र का जो एम था वो ये था, एक मिनट, जो सूत्र आप कल बताया गया था याद आ रहा है? सूत्र क्या बताया गया था कल वाले वीडियो में? आपको जब घनकोण बताया गया था तो वहां पर सूत्र आपको बताया गया था डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये सूत्र बताया गया था, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये बात क्लियर हो रही है? ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका यूज जो है वो अक्सर हर जगह पड़ जाता है। मतलब डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो घनकोण है वो डी ओमेगा होगा, तो डी ओमेगा की वैल्यू डी ए क्षेत्रफल के पदों में डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाए, अगर यहां पर संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाए तो ओमेगा यहां पर घनकोण हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा। यहां रख देंगे ओमेगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू यहां रहेगा ही, और क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा क्या है, ओमेगा संपूर्ण घनकोण का मान है जो कि पूरे पृष्ठ के द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित हो रहा है। और कल बताया गया था आपको, और नोट करने के लिए कहा भी गया था कि नोट कर लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर जो अंतरित घनकोण होता है वो कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन घनकोण जो होता है वह संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, और यहाँ 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा 4 पाई से कट जाएगा, क्या हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0। फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन 0। और यही जो है गॉस ने कहा था। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये बात क्लियर हो गई। अगर इस बंद पृष्ठ के भीतर एक आवेश ना होकर के कई आवेश हैं, जैसे एक आवेश यहां पर है Q1, दूसरा आवेश यहां पर है Q2, तीसरा आवेश यहां पर है -Q3, चौथा यहां पर है -Q4, तो कहने का मतलब गोले के अंदर एक से ज्यादा आवेश भी हो सकते हैं। तब क्या होगा, इन संपूर्ण आवेशों को जोड़ लीजिए, इनका बीजगणितीय योग कर लीजिए, प्लस प्लस आवेशों को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस को जोड़ लीजिए और घटा दीजिए। तो जो यहाँ पर Q आपका था उस सूत्र में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, फाई ई बराबर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन 0। जो आप Q से मल्टीप्लाई करते थे वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, अगर ऋणात्मक आवेश है तो -Q4। कहने का मतलब ये हो जाएगा फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 सिग्मा Q। सभी आवेशों जोड़ लिया हमने, तो कुछ नहीं करना है। अगर पृष्ठ के भीतर बहुत सारे आवेश हैं तो आवेशों को जोड़ करके जो परिणामी आएगा वह Q यहाँ पर रखा जाएगा, और एप्सिलॉन 0 आपका नीचे ही है।
तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अगर यह बिंदु जो कि पृष्ठ के भीतर है, हमने बताया आपको, अगर वह पृष्ठ के भीतर ना होकर कहां पे हो, पृष्ठ के बाहर, तब क्या होगा? जैसे हमने बता दिया कि पृष्ठ के भीतर एक बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है, तो जो संपूर्ण फ्लक्स है गॉस के प्रमेय के हिसाब से निकाल लेंगे, फ्लक्स मिल जाएगा, क्यू रख देंगे और 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए पृष्ठ आपका है, ये पृष्ठ है और कोई आवेश क्यू यहां रखा है, अंदर नहीं है, बाहर है, तो भी तो यहां से जो बल रेखाएं हैं जाएंगी, ठीक है? तो बल रेखाएं यहां से जाएंगे ऐसे, ऐसे ध्यान दीजिए, बल रेखाएं ऐसे जो है शंक्वाकार जाएंगी, ऐसे जाएंगी बल रेखा में। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो यहां पर एक पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ आपका यहां पर है, दो पृष्ठ है, इसी गोले में दो पृष्ठ है। तब पूछा जाए आपसे कि अगर क्यू आवेश किसी गोले के या किसी बंद पृष्ठ के बाहर है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा? माफ कीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा अगर यह आवेश बाहर रखा हुआ है? तो सिंपल सी बात है कि अगर यह dA1 है, इसका क्षेत्रफल क्या है? dA1, और इसका क्षेत्रफल क्या है? dA2। आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है? dA1, और इसका क्षेत्रफल क्या है? dA2। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो इस अवस्था में भले ही इसका क्षेत्रफल कम हो और इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो, लेकिन जो बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरेंगी, अंदर जाएंगी, उतनी ही बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर भी तो निकलेंगी। ये शंक्वाकार बनेगा, यहां पर बल रेखाओं की जो संख्या होगी उतनी ही होगी, बल रेखाएं यहां पर पास पास होंगी, नजदीक है इस बिंदु के, ये पास होंगी। ज्यों ज्यों दूर जाएंगी बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन जितनी बल रेखाएं यहां से अंदर से गुजरेंगी उतनी ही बल रेखाएं यहां से बाहर भी निकलेंगी, ठीक है? तो पृष्ठ के तरफ जाने वाली जो बल रेखाएं हैं वो ये वाली हो गई, ये बल रेखाएं पृष्ठ से अंदर की ओर जा रही हैं, और ये जो बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। बात क्लियर हुई? पृष्ठ से बाहर जाती हुई बल रेखाओं के कारण जो विद्युत फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, धनात्मक, और पृष्ठ की तरफ आने वाली जो बल रेखाएं होती हैं उनसे संबंधित जो फ्लक्स होता है उसको ऋणात्मक लेते हैं। कहने का मतलब कि इस dA1 क्षेत्रफल से होकर जाने वाला जो फ्लक्स है वह उतना ही होगा जो dA2 क्षेत्रफल से जाने वाला फ्लक्स होगा, ठीक है? dA1 से जाने वाला फ्लक्स ऋणात्मक होगा और dA2 से जाने वाला फ्लक्स धनात्मक होगा। इसलिए अगर संपूर्ण फ्लक्स आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, तो संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा 0। बात क्लियर हुई? संपूर्ण फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि किसी गोले के बाहर, यदि किसी गोले के बाहर कोई आवेश रखा हुआ है तो उससे होकर जाने वाला जो संपूर्ण फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आने वाले फ्लक्स का मान और जाने वाले फ्लक्स का मान, दोनों मान जो है वो बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई इतनी आपकी? अच्छा, इसके बाद आपको, अच्छा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, 1 नंबर पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ये कि एक घनाकार बर्तन है, ठीक है? एक घनाकार बर्तन है और उस घनाकार बर्तन के भीतर 1 कूलाम का आवेश रखा हुआ है। घनाकार बर्तन है और घनाकार बर्तन के भीतर क्या रखा है? 1 कूलाम का आवेश। तो बताना क्या है कि उस घनाकार बर्तन के प्रत्येक पृष्ठ से, घनाकार बर्तन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, ठीक है? तो आप जानते हैं कि घन जो होता है, घन, उसमें 6 पृष्ठ होते हैं और
सभी जो पृष्ठ हैं उनके क्षेत्रफल एक समान होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6। और 6 के जो क्षेत्रफल होते हैं वो एक समान होते हैं। इसलिए जितनी बल रेखाएं पहले वाले पृष्ठ से गुजरेंगी उतनी दूसरे वाले से, उतनी तीसरे वाले से, उतनी सभी से। घनाभ में ये बात नहीं रहेगी। घनाभ में तो पृष्ठ के क्षेत्रफल अलग अलग होते हैं, इसलिए बल रेखाओं की संख्या भी अलग अलग होगी। वहां पर संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स का मान तो निकल सकता है, लेकिन किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक कि उसकी माप नहीं दी रहेगी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। ये बात क्लियर हो गई। तो 1 कूलाम आवेश घन के भीतर रखा हुआ है, तो उस घन से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? गॉस के प्रमेय के हिसाब से अगर 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है तो घन के सभी पृष्ठों से मिला करके गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई का जो मान है वो कितना हो जाएगा? क्यू की जगह हो जाएगा 1 कूलाम, तो हो जाएगा 1/ε0। क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर 1/ε0। ये बात क्लियर हो गई। अब 6 पृष्ठ हैं तो सभी पृष्ठों से बराबर बराबर आवेश बाहर निकलेगा। इसलिए अगर एक पृष्ठ से पूछा जाएगा कि कितना जो फ्लक्स है वो बाहर निकल रहा है, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए संपूर्ण फ्लक्स की संख्या में हमको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1/ε0 ये संपूर्ण फ्लक्स का मान है तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपका आ जाएगा फाई ई बराबर 1/6ε0। ये बात क्लियर हो गई आपको। एक तरह का जो क्वेश्चन है और पूछा जाता है इसमें, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए कि किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र स्थित है, एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र स्थित है और उस वैद्युत क्षेत्र की जो सदिश है वो दिया है। जैसे दिया हुआ है वेक्टर ई बराबर कुछ भी दिया है यहाँ पे 2i + 10j + 3k, ऐसे मान दिया हुआ है। वेक्टर ई बराबर 2i + 10j + 3k ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, एक स्थान है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है सदिश रूप में, और उसी वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ रखा हुआ है। ठीक है, उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है जिसको हम dA दिखाते हैं, ए भी ले सकते हैं, सूक्ष्म के लिए dA लेते हैं, बाकी आप ए भी ले सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म के लिए dA लेते हैं, नहीं तो आप इसको ए भी कर सकते हैं। तो dA = क्या हो जाएगा? मान लीजिए दिया हुआ है 7j, ऐसे दिया हुआ है। क्या दिया है? 7j। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्षेत्रफल है वह 7 है, 7 स्क्वायर मीटर होगा, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, और जे क्या है? उसकी दिशा है। आपको बता दिया है कि क्षेत्रफल में दिशा भी यहाँ पर होती है, तो उस पृष्ठ के क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर जैसा मात्रक होगा, और दिशा उस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। तो सदिश रूप में आपका वेक्टर ई दिया होता है, सदिश रूप में आपका क्षेत्रफल दिया होता है। तो अगर उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आपसे पूछा जाए तो आप जानते हैं कि इन दोनों का जो स्केलर मल्टीपल होता है, मतलब अदिश गुणन जो होता है, ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA जो आएगा वही उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। अब यहां पर वेक्टर ई का मान क्या है? 2i + 10j + 3k, ये है आपका। डॉट करेंगे यहाँ पे 7j, तो आप जानते हैं i डॉट j का मान क्या होता है? 0। j डॉट j का मान 1 होता है, तो 10 में 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 70, और k डॉट j जो है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 70 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 70 हो गया। इसका मात्रक को पता ही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो जो वेक्टर में दिया है दोनों राशियां दी गई हैं, क्षेत्रफल दिया गया है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, दोनों का आप अदिश गुणन कर लेंगे तो आपको वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं। आज आपने वैद्युत फ्लक्स के बारे में
कल भी बताया गया था, आज भी आपने उसको सीखा, और गॉस की प्रमेय के बारे में आपने सीखा। ठीक है, गॉस की प्रमेय जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि इसके अनुप्रयोग आपको बताएंगे। गॉस की प्रमेय की सहायता से आप किसी समतल आवेशित चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, या एक समान अनंत लंबाई की छड़ है जिस पर आवेश वितरित है, तो उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहले भी आप ज्ञात कर लेते थे, अब गॉस के प्रमेय की सहायता से भी आप ज्ञात कर लेंगे। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से कई वो चीजें आप निकाल सकते हैं जो आप पहले किसी अन्य विधि से निकालते आए हैं। वो सब ये सिद्ध करते हैं कि गॉस की प्रमेय का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो इसके 4-5 अनुप्रयोग हैं, वो हम आपको सब बताएंगे। आज आपको जो पढ़ाया गया है उसको आप सीरियसली पढ़ करके इसका नोट्स बना लीजिए, और गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।